हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज छेत्री है और मैं आप सभी को मेरे और आपके चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डब्ल्यू पुलिस कांस्टेबल साथ ही कलकत्ता पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 20 करने वाले हैं। और इस सेट से मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश की है और सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के बाद में पिक किया है। तो ये सेट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस इस सेट से दिखने को मिल सकता है। ठीक है, यदि आप लोग इस सेट्स का पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो अपडेट कर दिया है, तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ नोट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज के सेशंस का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्वेश्चंस को रीड करना है नेपाली और बंगाली में, क्योंकि आप सबको पता है आपके एग्जाम का जो लैंग्वेज होने वाला है वो नेपाली और बंगाली होने वाला है। लेकिन यहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी में रीड करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। अंडर अकबर द मीर बख्शी वॉज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। अकबर के अधीन मीर बख्शी को निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा मिलिट्री अफेयर्स। ओके, या बोलेंगे सैन्य मामले। ओके, अकबर के अधीन जो मीर बख्शी हुआ करते थे ये हुआ करते थे हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है ना, तो इसलिए आपको याद रखना है क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको वीडियो को होल्ड करके यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया ना इस इन्फॉर्मेशन को खुद से रीड करने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। है ना, चलिए देख लेते हैं। अकबर के अधीन मीर बख्शी मुगल साम्राज्य के सैन्य मामलों के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, जिसमें खुफिया जानकारी एकत्र करना और साथ ही क्या सैन्य नियुक्तियों और पदोन्नति के लिए सिफारिशें शामिल थी। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ से समझने की कोशिश करें तो आपको वीडियो को होल्ड करके, ठीक है ना, वीडियो को होल्ड करके जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने जो भी फैक्ट्स अकबर के बारे में इंक्लूड किए इस सारे फैक्ट्स को है ना सीखने की कोशिश करना है, पढ़ने की कोशिश करना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछे जा सकते हैं। और ये वो सारे डिपार्टमेंट जो अकबर ने अपने समय में शुरू किए थे। ठीक है ना, सारे डिपार्टमेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है मैंने उसको यहाँ पर अपडेट कर दिया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। According to Newton's second law of motions, change in momentum per unit time is equal to। क्या बोल रहा है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार प्रति इकाई समय में संवेग में परिवर्तन डैश के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा फोर्स, या बोलेंगे बल। ओके, कहने का अर्थ क्या है कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट जो टाइम होता है वो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसके बराबर होता है, फोर्स, है ना, या बोलेंगे बल के बराबर होता है। ठीक है ना। ओके, तो चलिए यहाँ से समझा देता हूँ कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रति इकाई समय में संवेग में परिवर्तन। देखिए, समय में संवेग में परिवर्तन शरीर पर लगने वाले वाले जो परिणामी बल के बराबर होता है। ठीक है ना, और आपको ये वाला याद रखना है, फोर्स जो होता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, मास इंटू एक्सीलरेशन के ऊपर। क्लियर, ये न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार। ओके, तो आपको ये याद रखना है न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Who was the first Sultan of Delhi to issue regular currency एंड टू डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज अम्पायर। यानी कि दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान जिन्होंने क्या किया था, रेगुलर करेंसी या बोलेंगे नियमित मुद्रा जारी किया था और साथ ही दिल्ली को अपना राजधानी घोषित किया था। उस सुल्तान का नाम बताना है, तो उस सुल्तान का नाम क्या है, सुल्तान इल्तुतमिश। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और सुल्तान इल्तुतमिश ने जो करेंसी इशू किया था आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये इल्तुतमिश द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया जो सिल्वर कॉइन था इसको हम लोग जानते हैं टंका के नाम से, और कॉपर कॉइन को हम लोग जानते हैं जिताल के नाम से। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर, ओके, तो चलिए वीडियो को होल्ड करके आप लोग को खुद से पढ़ने की कोशिश करना है। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, बैडलैंड टोपोग्राफी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। यानी कि बैडलैंड जो स्थल कृति डैश की विशेषता है, तो ये विशेषता है चंबल वैली की या बोलेंगे चंबल घाटी की। क्लियर, ओके, चंबल वैली या बोलेंगे चंबल बेसिस। ओके, और ये आपको देखने को मिलेगा हमारे देश में, हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो पैडलेट टोपोग्राफी आपको ये दिखने को कहाँ पर मिलेगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बैडलैंड क्या होती है। बैडलैंड होती है बड़ी संख्या में गहरी नालियों या खड्डों वाले क्षेत्र को हम लोग बैडलैंड के नाम से जानते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है कि बैडलैंड इस प्रकार के, ठीक है ना, खड्डे वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, बैडलैंड बोलते हैं। क्लियर, और ये हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो बैडलैंड है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में। क्लियर, और आपको यहाँ पर इसके अलावा भी हमारे देश में कहाँ पर देखने को मिलता है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये वाला मध्य प्रदेश वाला आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। हु वॉज
द फाउंडर ऑफ द आंध्र महिला सभा? आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा दुर्गाबाई देशमुख। वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको हम लोग जानते हैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से। ओके, भारत की आयरन लेडी के नाम से फेमस है दुर्गाबाई देशमुख। अब इन्होंने आंध्र महिला सभा को स्थापित किया था, ओके, या फाउंड किया था। क्लियर, इनको हम लोग जानते हैं आयरन लेडी के नाम से। आपको वीडियो को होल्ड करके पढ़ना है खुद से, ठीक है ना। इसी ऑर्गेनाइज, देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मद्रास में सविनय अयोग्य आंदोलन, या जानते हैं जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं या सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, ठीक है ना। सविनय अयोग्य आंदोलन शुरू किया था कहाँ पर, मद्रास में, जिसके कारण इनको जेल जेल भी जाना पड़ा था। आपको वीडियो को होल्ड करके यहाँ पर दिए गए इन्फॉर्मेशन को खुद से लर्न करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। Very important. The term खलीसा in मुगल एडमिनिस्ट्रेशन signified which of the following? मुगल प्रशासन में खलीसा शब्द निम्नलिखित में से किसका प्रतीक था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा लैंड, ठीक है ना, जो लैंड ओन्ड बाय द एम्पायर हिमसेल्फ, यानी कि भूमि का स्वामित्व, है ना, सम्राट के पास में होना, ये खलीसा के नाम से जाना जाता था ड्यूरिंग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये बात ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अनुसार क्या होता है, देखिए आपको यहाँ से समझने की कोशिश करना है। ठीक, मुगल प्रशासन में जो खलीसा शब्द उस भूमि को संदर्भित करता था जो सीधे सम्राट के स्वामित्व में था, जिसका शाही खजाने से, यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो सम्राट का जो खजाना होता है, या शाही खजाना मतलब होता है उस राज्य का जो खजाना होता है, उसका हिस्सा ये हुआ नहीं करता था। और इन जमीनों से एकत्र किया गया जो राजस्व था वो सीधा सम्राट के निजी खजाने में भेजा जाता था। क्लियर, और इसी को ही हम लोग जानते हैं किसके नाम से, खलीसा के नाम से। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, देखिए। रानी गाइदिन्ल्यू, ओके, वॉज अ फेमस फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? रानी गाइदिन्ल्यू, ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी थी? तो ये बिलोंग करती थी कहाँ से, मणिपुर से। ये बात ध्यान में रखना है। और इनको जो रानी का जो टाइटल दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको वीडियो को होल्ड करके पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द अर्थक्वेक? ओके, यानी कि भूकंप के पीछे का मुख्य कारण हमें बताना है। तो ये होता है मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं इसके मूवमेंट के कारण जनरली क्या होता है कि भूकंप, या बोलेंगे भूकंप का मुख्य कारण होता है। ओके, आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण भूकंप आती है। ओके, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स है, जैसे यहाँ पर देखिए मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, मैंने अभी भी बताया, ठीक है ना। वोल्केनिक एरप्शंस हो सकता है, या बोलेंगे अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन होने के कारण भी क्या होती है, अर्थक्वेक आती है। ओके, तो अब यहाँ से आपको एक बात पता होना चाहिए कि हम लोग अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है या तीव्रता बोलते हैं, भूकंप की तीव्रता को हम लोग मापते किससे, रैक्टर स्केल से। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जिस प्लेस पे, प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी कि जिस प्लेस पे भूकंप की उत्पत्ति होती है उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। क्लियर, क्या बोलते हैं, फोकस। और द प्लेस ऑन द ग्राउंड सरफेस परपेंडिकुलर टू दी फोकस, जो फोकस के जो परपेंडिकुलर वाला जो, यानी कि बोलेंगे लंबवत जो प्लेस होती है या स्थान होती है, उस स्थान को हम लोग जानते हैं एपिसेंटर के नाम से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, क्लियर। और जो सेस्मोलॉजी होता है ना, इसको ये होता है जनरली क्या, स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक। क्लियर, भूकंप के अध्ययन को या बोलेंगे स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेस्मोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन द वर्ल्ड? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो ये है आपका इंदिरा गांधी कैनल। ये केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशनल कैनल है। ओके, इंदिरा गांधी कैनल, ये इसकी शुरुआत होती है, याद रखना है, पंजाब के हरा के बैरेज से। ओके, हरा के बैरेज से शुरू होती है और राजस्थान के थार डेजर्ट में जाके ये एंड होती है, ठीक है ना। और ये मुख्यतः दो नदी के द्वारा बनाई जाती है, याद रखना है। इंदिरा गांधी के अंदर एक तो आपका है सतलुज, दूसरा आपको ब्यास रिवर दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर, और इसको हम लोग जानते हैं राजस्थान कैनल के नाम से भी, ठीक है ना। और ये इंदिरा गांधी कैनल केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, इरिगेशनल कैनल है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कैनल का नाम पूछा जाए, ठीक है ना, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कैनल का नाम पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे स्विस कैनल। क्लियर, ये आपको दिखने को मिलेगा इजिप्ट में, और ये मेनली दो, ठीक है ना, दो सी को कनेक्ट करने का काम करता है। क्लियर, एक तो आपका मेडिटेरियन सी है, दूसरा रेड सी। क्लियर, और ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी आपके डब्ल्यू पुलिस कांस्टेबल्स एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। विच सिटी इज नोन एज द पर्ल सिटी ऑफ इंडिया? भारत के किस शहर को मोती का शहर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा हैदराबाद। हैदराबाद को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पर्ल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से।
ओके क्लियर। व्यू को होल्ड कीजिए, यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किए उसको सीखने की या रीड करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है। Which article of the Indian Constitutions provides there shall be a governor for every state? यानी कि भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है तो ये बोलता है कि हर एक राज्य का एक गवर्नर होगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका आर्टिकल 153। ओके, आर्टिकल 153 ये बताता है कि भारत के हर एक राज्य में क्या होना चाहिए, एक राज्यपाल होना चाहिए। ओके, आर्टिकल 153 के अनुसार। ओके, देयर शेल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट्स। क्लियर। आर्टिकल 154 किसके बारे में बताता है, ये बताता है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। क्लियर, यानी कि कार्यपालिका या कार्यकारी शक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 155 के अनुसार। देखिए प्रेसिडेंट जो होते हैं ये अपॉइंट करते हैं किसका, गवर्नर का। क्लियर। अब आपको ये वाला आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 159 जनरली एग्जाम में पूछी जाती है गवर्नर के शपथ के बारे में। क्लियर, शपथ के बारे, यानी कि किस आर्टिकल के तहत गवर्नर शपथ लेते हैं, आर्टिकल 159 के तहत। ओके, आप चाहे तो आर्टिकल 200 को भी पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हम लोग किसको फंडामेंटल राइट के गार्जियन के रूप में या मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में जानते हैं। ओके, जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है क्या, फादर ऑफ द फंडामेंटल राइट या बोलेंगे गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब सुप्रीम कोर्ट तो ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के बदले क्या बनेगा, जुडिशियरी बनेगा। ओके, न्यायपालिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ द या बोलेंगे गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के संरक्षक के नाम से जाना जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बारे में क्या बोला जाता है। देखिए आर्टिकल 32 क्या होता है कि ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसका अर्थ क्या होता है, देखिए जब भी किसी आदमी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो आदमी अपने फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ अप्रोच कर सकता है। अगर वो आदमी हाई कोर्ट की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उसको आर्टिकल 226 को चैलेंज करना पड़ेगा। और यदि वो आदमी, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की ओर जाना चाहता है या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो उसको आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है ना, आर्टिकल 32 को यूज करना पड़ेगा। आर्टिकल 32 के तहत ही क्या होता है बताइए, कोर्ट जो होता है वो रिट इश्यू करता है, ठीक है ना, और उनके फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन, मतलब लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। तो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की तरफ अप्रोच कर सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट में। ओके, तो ये पूछा जाता है आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट होते हैं ये रीट इश्यू करते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये रीट इश्यू किया जाता है। ओके क्लियर, रीट का मतलब होता है एक प्रकार का ऑर्डर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाई। ओके, जो हाईकोर्ट के जो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। बोलेंगे क्या, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इससे कंसल्ट करने के बाद में, भारत के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद में, और साथ ही गवर्नर ऑफ दैट कंसर्न स्टेट्स, यानी कि उस स्टेट्स के गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद में जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, द यूज ऑफ स्पिनिंग व्हील या बोलेंगे चरखा बिकेम कॉमन ड्यूरिंग दी। ओके, यानी कि चरखे का जो प्रयोग था ये किस काल में आम हो गया था, तो ये हुआ था आपका 14th सेंचुरी में या बोलेंगे 14वीं शताब्दी में। ओके, 14वीं शताब्दी से जो चरखे का जो यूज था ये कॉमन हो गया था। और आप सबको पता भी होगा कि महात्मा गांधी ने जो चरखे का जो उपयोग था भारत के स्वतंत्र आंदोलन के प्रतीक के रूप में, ठीक है ना, इसका प्रयोग किया था। क्लियर, चरखे का। ओके, महात्मा गांधी जी ने। और इसका जो चरखे का जो उपयोग था वो 14वीं शताब्दी के आसपास में उपयोग में, ठीक है ना, या बोलेंगे आम हो गया था इस समय। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डज द यूनियन लिस्ट कंटेन। संघ सूची में कितने विषय शामिल है, तो संघ सूची में हम लोग को दिखने को मिलेगा टोटल 100 सब्जेक्ट्स या 100 विषय। ओके, अब संघ सूची क्या होता है चलिए यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल 246 को देख लेते हैं, ठीक है ना, आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 7th शेड्यूल्स। ओके, ये किससे डील करता है, आर्टिकल 246 ये डील करता है 7th शेड्यूल से। ओके, 7th शेड्यूल में क्या है, 7th शेड्यूल्स में आपको मेनली तीन लिस्ट या तीन विषयों का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले आता है आपके पास में क्या, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मीन्स वो विषय जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाते हैं। ओके, इसको हम लोग यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं। स्टेट लिस्ट मीन्स वो विषय जिसके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। और कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है वो विषय जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके कानून बनाता हो, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं।
ओके। तो देखिए, यूनियन लिस्ट में पहले कितने विषय हुआ करते थे? पहले हुआ करते थे 97 सब्जेक्ट्स, ओके, यूनियन लिस्ट में। और प्रेजेंट डे में आपको दिखने को मिलेगा 100 सब्जेक्ट्स। क्लियर? यूनियन लिस्ट मीन्स वो लिस्ट जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाते हैं, और मैंने सारे लिस्ट को यहाँ पर अपडेट कर दिया, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में पहले हुआ करते थे 66 सब्जेक्ट्स, ओके। 66 सब्जेक्ट्स ये पहले थे, लेकिन बाद में क्या किया गया कि स्टेट लिस्ट के 5 जो विषय थे, ठीक है ना, इसको स्टेट लिस्ट से हटा के इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। क्लियर? तो आज हमारे पास में स्टेट लिस्ट में कुल कितने विषय है? 61 विषय, ओके। और इधर देखिए, तो जो कंकरेंट लिस्ट, क्लियर, कंकरेंट लिस्ट में पहले हुआ करते थे 47 सब्जेक्ट्स, क्योंकि स्टेट लिस्ट के कुछ वो विषय थे जो कंकरेंट लिस्ट में ऐड किए गए थे। और आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कंकरेंट लिस्ट में जो स्टेट लिस्ट से उठा के 42nd अमेंडमेंट के तहत, ओके ना, 42nd अमेंडमेंट के तहत ये जो 5 विषय है ना स्टेट लिस्ट के, ठीक है ना, इसको किसमें डाला गया था? कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाला गया था। तो इसमें नाम आता है मेनली एजुकेशन का, ओके। ये आपको याद रखना है, एजुकेशन किस लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, एग्री किधर गया, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशंस हो गया, ठीक है ना, फॉरेस्ट ये याद रखना है, पूछे जाते हैं एग्जाम में यही सब, ठीक है ना। ये 2 आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना, फॉरेस्ट और एजुकेशंस। एजुकेशंस कंकरेंट लिस्ट और फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट। बाकी बात, ये सारे के सारे वो लिस्ट थे जो जनरली क्या हुआ था, वो 5 लिस्ट आपको याद रखना है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्टेट लिस्ट से हटा के कहाँ पर डाल दिया गया था 1976 में कंकरेंट लिस्ट के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, डॉपलर प्रभाव जो है वो किस चीज पर लागू होता है, ओके। तो डॉपलर इफेक्ट यदि आप लोगों ने साइंस से पढ़ा है तो ये दोनों, ठीक है ना, दोनों प्रकार के वेव के लिए एप्लीकेबल होता है, एक तो साउंड और दूसरा लाइट वेव्स, ठीक है ना। किसी दिन टाइम मिला, अगर मुझको साइंस पढ़ाने का, तो मैं यहाँ पर आपको 100% एक्सप्लेन करूंगा डॉपलर इफेक्ट के बारे में। आप लोग को बहुत नॉर्मल सा एक बेसिक सा क्या है बताइए, ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग इजीली समझ पाएंगे डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। मेनली ये डील करता है किससे? बोथ साउंड और लाइट के वेव से, मतलब साउंड और लाइट वेव से। क्लियर? आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर बोरिंग लगेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ लेते, क्या लिख गया? फ्यूल यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में, ओके, प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो ये होता है आपका यूरेनियम 235, ओके। यूरेनियम 235, इसके अलावा भी बहुत सारे फ्यूल्स का यूज किया जाता है, ओके। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसमें वो कौन कौन सा होता है, देखिए, अगर न्यूक्लियर फ्यूल्स की बात करूँ तो यहाँ पर मेनली यूरेनियम 233, ओके, दूसरा 235, ओके, यूरेनियम 235, और तीसरा जो हमारे पास है प्लूटोनियम 239। ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। क्लियर? अब आपको बेसिक जो भी यहाँ पर बचे हुए जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको वीडियो को होल्ड करके खुद से पढ़ना है, क्योंकि कुछ भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज यूज टू डिजोल्व गोल्ड, यानी कि सोने को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा एक्वारेजिया सॉल्यूशंस। क्या बनेगा? एक्वारेजिया, ओके, ये याद रखना है, एक्वारेजिया, है ना। दो चीजों का मिक्सचर्स होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, एक तो HCl होता है, दूसरा नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना। क्या क्या होता है बोला मैंने? HCl और नाइट्रिक एसिड 3:1 के रेशियो में होता है। एक्वारेजिया जो सॉल्यूशंस होता है, ठीक है ना, गोल्ड को प्यूरिफाई करने के लिए, गोल्ड को प्यूरिफाई करने के लिए, यानी कि जो एक्वाराइजर सॉल्यूशंस होता है, ये दो चीज़ों का, ठीक है ना, कॉम्बिनेशंस होता है। किसका होता है बोलने से, इसमें इस सॉल्यूशंस में 3 भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एक भाग क्या होता है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड होता है। क्लियर? ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इससे क्या किया जाता है, मेनली गोल्ड वगैरह जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं इसको जनरली क्या करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए एक्वाराइजर सॉल्यूशंस का यूज किया जाता है, ओके। याद रखना है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि जो HCl होता है इसका 3 भाग, और नाइट्रिक एसिड का जो भाग होता है वो 1 भाग होता है। क्लियर? एक्वाराइजर सॉल्यूशंस में, ये बात ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है। मार्को पोलो वॉज अ ट्रेवलर फ्रॉम, मार्को पोलो कहाँ से, है ना, कहाँ के यात्री थे ये बताना है। क्लियर? तो ये मार्को पोलो बिलोंग करते हैं कहाँ से? इटली से, ओके, इटली से, ये बात ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछा जाता है इनके, ये कहाँ से आए थे, ओके। मार्को पोलो, याद रखना, इटालियन ट्रैवलर थे ये। नेक्स्ट देख लेते, क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। झूमिंग इज अ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, झूमिंग एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, प्रैक्टिस्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, यानी कि झूमिंग भारत के किस राज्य में प्रचलित स्थानांतरित कृषि है? तो ये आपको जनरली दिखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ओके, स्पेशली कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में आपको ये दिखने को मिलेगा। क्लियर?
तो ये ज़ूमिंग कल्टीवेशंस, ओके। थोड़ा-सा यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए ज़ूमिंग क्या होता है बोलने से, एक स्लैश एंड बर्न बोलते हैं जिसको हम लोग जनरली क्या, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखना है, जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो मेनली ये हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये, ठीक है ना, ज़ूमिंग कल्टीवेशंस किया जाता है। ये इसमें मेनली कौन-कौन से स्टेट आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड। क्लियर? अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि देखिए जो ज़ूमिंग एक प्रकार का, क्या बोला मैंने अभी थोड़ी देर आगे, कि काटो और जलाओ, ठीक है ना? स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। काटो और जलाओ कृषि है, जहाँ क्या होता है कि किसान पेड़ों और फसलों को काटकर भूमि के एक टुकड़े को साफ कर लेते हैं और फिर क्षेत्र को साफ करने के लिए सामग्री को जला देते हैं और जली हुई सामग्री को राख का उपयोग करके उर्वरक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना? अब देखिए फिर से, अब यहाँ पर मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन डाल दिया, आप लोग खुद से पढ़ के भी समझ सकते हो। फिर किसान साफ किए गए क्षेत्र में अनाज और अन्य खाद्य फसलों को उगाते। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो फिर किसान क्या करता है, उस भूमि को छोड़ के, ठीक है ना? भूमि का एक नया टुकड़ा साफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि फिर दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं शिफ्टिंग या बोलते हैं अ, ज़ूमिंग, या बोलेंगे क्या, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशंस, ठीक है ना? ये मेनली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, ठीक है ना? यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है? द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मा, ओके। यानी कि क्या बोल रहा है कि कोशिका का जो जीवित सामग्री है, इसको हम लोग जानते हैं प्रोटोप्लाज्म के नाम से। क्लियर? अब बोल रहा है कि इट इज कंपोज ऑफ, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो मेनली किससे बना होता है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा, तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साइटोप्लाज्म, न्यूकोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना? यानी कि इससे बना होता है, साइटोप्लाज्म से, न्यूकोप्लाज्म और अन्य अंगों से बना होता है। चलिए यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देख लेते हैं। यहाँ पर देखना थोड़ा ध्यान से। जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं ये लिविंग सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, ऑफ अ सेल्स। मेनली न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म्स और दूसरे भी क्या होते हैं बताइए? यहाँ पर ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, कलरलेस होते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? और इन विच फूड एलिमेंट्स, यहाँ पर देखिए मेनली क्या-क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड सॉल्ट वाटर्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना? फॉर्म्स द फंडामेंटल लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल्स, ये क्या बनाने का काम करता है? एक लिविंग सब्सटेंस होता है, किसके लिए बोलने से? सेल्स के लिए। क्लियर? तो यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है, प्रोटोप्लाज्मा। क्लियर? इसको हम लोग क्या, किस नाम से बुलाते हैं? प्रोटोप्लाज्मा को बोला जाता है लिविंग, ठीक है ना, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल्स। क्लियर? प्रोटोप्लाज्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। तानसेन सम्मान हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ, तानसेन सम्मान डैश सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। अब बताइए तानसेन सम्मान किस गवर्नमेंट या कौन सा स्टेट द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है मध्य प्रदेश द्वारा, ठीक है ना? मध्य प्रदेश, तानसेन सम्मान। अब ध्यान से याद रख, ध्यान से देखना यहाँ पर, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश। क्लियर? ओके। और ये स्पेशली म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर? हम लोग को ऐसे ही पता है, तानसेन हुआ करते थे क्या, पोट पोएट, किसके? अकबर के समय में, ठीक है ना? ओके। अब यहाँ पर देखना है दूसरा, कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान दिया जाता है, ये भी किसके द्वारा? ये भी दिया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास में व्यास सम्मान, ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये 2-3 फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है? द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट, ओके। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ पर, ये अंतरिक्ष केंद्र, ये आपको दिखने को मिलेगा त्रिवेंद्रपुरम। ये आपको कहाँ पर दिखने को मिलेगा? केरला में। क्लियर? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। हम लोग देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये मेजर रिसर्च सेंटर है, ठीक है ना, जिस ऑफ द इंडियन मतलब इसरो का, ठीक है ना? ओके। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? त्रिवेंद्रपुरम, कहाँ पर? केरला में। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? Which Governor General of India set up National Library of कलकत्ता, ठीक है ना? कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना की? अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो चार्ल्स मेटकाफ होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन में चार्ल्स मेटकाफ नहीं है, ठीक है ना? तो दूसरा लॉर्ड कर्जन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट चलिए यहाँ से आपको मैं समझा देता हूँ क्या है। देखिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये कोलकाता में है। कहाँ पर है? और ये भारत का सबसे पुराना लाइब्रेरी है। क्लियर? इसकी स्थापना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1836 में, और ये किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड मेटकाफ के द्वारा, या बोलेंगे चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा, ठीक है ना? उस समय हमारे देश के गवर्नर जनरल थे। ओके, लेकिन थोड़ा-सा आपको, अब ऑप्शन में तो ये अवेलेबल नहीं है, अगर होता तो सीधा आंसर यही बन जाता, क्योंकि जो ओल्डेस्ट लाइब्रेरी जो हमारे देश का है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये कलकत्ता में इसका लोकेशन है और इसकी स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। लेकिन
ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पर देखिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मल्टीपल गवर्नर जनरल, ठीक है ना? बहुत सारे गवर्नर जनरल में गवर्नर जनरल का इसमें हाथ है। ठीक है? उसमें सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड क्या बोला मैंने? मेटकाफ, ओके? 1836 में इन्होंने कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की थी, ओके? नेक्स्ट देख लेते हैं लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना? इन्होंने क्या किया था? मर्ज किया था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को, ठीक है ना? विद द इंपेरियल लाइब्रेरी इन 1903, इस समय हमारे देश के गवर्नर जनरल। और इसके बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी मतलब इस कोलकाता जो पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना में योगदान है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना? नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है? टू ऑफ द ग्रेट मुगल्स रोट देयर ऑन मेमोरीज, ओके? देवर यानी कि दो महान मुगलों ने अपने यादें खुद लिखी है, वो कौन थे? एक तो थे बाबर और दूसरा थे हमारे जहांगीर। क्लियर? बाबर और जहांगीर, हुमायूं मत बोल देना, ठीक है ना? हुमायूं नामा जो है ना वो गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए बाबर और जहांगीर इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा। बाबर ने जो अपना मेमोरीज जो यादें लिखा उसको हम लोग जानते हैं बाबर नामा के नाम से, और जहांगीर द्वारा लिखे गए को जहांगीर नामा बोला जाता है ना? आपको यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की, वीडियो को होल्ड करके खुद से इस इन्फॉर्मेशन को रीड करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और ये आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चन शायद नहीं हो, क्योंकि मैंने 27 क्वेश्चन पिक किया था। चलिए देख लेते हैं 26 को क्या लिखा है। नेम द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी व्हिच मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886, ओके? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने या बैनर्जी द्वारा गठित उस संगठन का नाम हमें बताना है जिसका 1886 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इसको हम लोग जानते हैं इंडियन एसोसिएशंस के नाम से। किसके नाम से? इंडियन एसोसिएशंस। कहाँ पर है? इंडियन एसोसिएशन, ओके? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना? यहाँ पर ये मत बोलना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और लंदन इंडियन सोसाइटी, ये दोनों जो हमारे देश के, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी जो थे, जिनको हम लोग जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है ना? 1866-67 में याद रखना है। और बाकी बात जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा की गई थी। क्लियर? आपको ध्यान में रखना है 1886 में, ओके? तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ से देखिए दादा भाई नौरोजी, ये तो आपको थोड़ी देर आगे बताया था कि इधर देखिए इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना याद रखना है, ठीक है ना? 1886 ये पूछे जाते हैं। इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना किसके द्वारा? इसकी स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ, है ना, बैनर्जी द्वारा। एन आनंद मोहन बोस का भी नाम आता है, याद रखना, दोनों ने मिलकर किया था इंडियन एसोसिएशन का फाउंडेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन से ये, ठीक है? क्या लिखा है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके? भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक जो है वो उच्चतम है, सबसे ज्यादा जो एचडीआई है वो कहाँ पर है बोल के पूछा जा रहा है, ठीक है ना? हाईएस्ट, तो ये आपको दिखने को मिलेगा केरला में। कहाँ पर? केरला में। क्लियर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके? और ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये लिस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो लिस्ट है ना, ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, ठीक है ना? और इस रिपोर्ट के तहत, यूएनडीपी के रिपोर्ट के तहत, जो इंडिया रैंक कर रहा है ना, एज ऑफ 2022 डाटा के अनुसार 134 रैंक है इंडिया का, ठीक है? इंडिया रैंक्स 134 अमोंग 93 कंट्री, ओके, इन द 2022 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ पर 193 होना चाहिए, ओके? 193 कंट्री होगा, ओके? ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा ये डाटा मिस हो गया है। तो यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट स्कोर ऑफ केरला सबसे बेस्ट है हमारे देश में, ठीक है ना? तो केरला ने रैंक किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे टॉप पर, ओके? तो ये बात ध्यान में रखना है। और बाकी बात देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, ये मेनली किसके आधार पर तय किया जाता है? एक तो आपका हेल्थ के आधार पर, दूसरा सैनिटेशन हेल्थ या पॉवर्टी, ठीक है ना? और दूसरा क्या है? एजुकेशन के आधार पर। ये बात ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप लोग नए हैं तो, और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करना है, ठीक है? तो चलिए रख लेते हैं। थैंक यू।